हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चंस को जो है मैंने जो है यहाँ पे टॉपिक सिलेबस वाइज जो है टॉपिक्स को चुन करके जो है यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलना है। इन पेपर्स के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में हू बहू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाते हुए जो है मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कुछ फैक्ट्स भी बताता रहूँगा कि जो आपको ध्यान रखना है। इन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखते हैं। हिंदी पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का पेपर है। 15 क्वेश्चंस जो है आपको गद्यांश और पद्यांश के रूप में आता है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी में आती है। और हिंदी पेडागोजी सबसे सिंपल पेडागोजी है। इसमें कॉमन टॉपिक्स है, बस हिंदी भाषा का कैसे जो है मतलब हिंदी भाषा को कैसे चुना जाए आपके सीटेट के एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिए ताकि आपको फ्लो में आप क्वेश्चंस को जैसे आपके आंखों के सामने पड़े वैसे ही तुरंत आप आंसर लगा दें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक का टारगेट है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है डेली वीडियोस और टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। आप सीटेट के संबंध में कंप्लीट टॉपिक वीडियोस हमारे देख सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया और डे बाय डे मैं आपको जो है टॉपिक्स जो है डेली जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप उनको देखिए और उनके नोट्स ज़रूर बनाइए। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जा करके इन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में भाषा अर्जन क्या है और भाषा का सीखना क्या है, इसका बीच का मुख्य अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए भाषा अर्जन जो होता है वो प्राकृतिक होता है ना। अब भाषा अर्जन का मतलब होता है स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जो आप जिस समाज में पैदा होते हैं और उस समाज उस परिवार का हिस्सा बनते हैं और उस हिस्से के बनने के साथ आपको एक मिलती है एक भाषा। तो ये हो गया ना आपके लिए प्राकृतिक, है ना। आप जिस भी परिवार में जन्मे, आप गांव में जन्मे तो आपको गांव की भाषा मिल जाती है। आप किसी और क्षेत्रीय विशेष में जन्मे तो क्षेत्र की भाषा मिल जाती है। आप किसी जंगल में जन्मे, मतलब यूटी एसटी से समुदाय से जुड़े जनजातियों से जुड़े, तो वहाँ की भाषा बहुत ही अलग है। कई ऐसे जो है भारत में ऐसे जन समुदाय हैं, जनजातियाँ हैं जिनकी भाषाएं का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 4 10 ही लोग हैं। मतलब 140 करोड़ में केवल 4 5 ही लोग वैसी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और भाषा सीखना ये औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब एक लर्निंग बेस्ड होता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछेगा, बस सिंपल भाषा अर्जन और भाषा सीखना मतलब भाषा अधिगम, इनमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो है नेचुरल होता है। आप जिस समुदाय में रहते बैठते हैं उनके साथ जो है आपका जो है अर्जन शुरू हो जाता है। आपका भाषा हिंदी भाषी होंगे तो हिंदी बोलोगे, पंजाबी होगे तो पंजाबी। लर्निंग क्या होता है, ये एक गोल बेस होता है। आपका टारगेट भाषा होती है, आप क्या सीखना चाहते हैं ये इस पर कार्य करता है कि आपकी भाषा तो हिंदी है ना। आपका अर्जित भाषा जो है आपकी हिंदी है, लेकिन आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, जर्मन, पंजाबी, आप कुछ भी भाषा से, तमिल, साउथ की कोई भाषा सीख, तो ये आपको गोल बेस होती है, ठीक है। यहाँ पर भी आते हैं, समझ गए आगे होंगे, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं 5 स्टार अगर 5 में से नंबर दूं इस क्वेश्चन को तो 5 में से 5 वाला क्वेश्चन है। और अगर आपने इतनी बातों को लिख लिया है तो मैं कहता हूं कि 100 क्वेश्चन भी बना दो इससे जुड़े हुए, तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्वरूप नहीं बदल सकता ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में त्रुटियां जो है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ये विचार जो है किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये विचार जो है ये किस, तो भाषा में जो त्रुटियां होती हैं ये अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा ही होता है। मतलब बच्चा अगर भाषा सीखने में गलतियां करता है, देखिए शुरुआत में कितने गलत शब्द बोलता है ना, वो शब्दों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, फिर लेकिन डे बाय डे धीरे 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 वो शब्दों को भी अच्छे तरीके से प्रयोग करने लगता है। तो ये जो जो जिन्होंने बताया ये बात, ये विचार जो है नोम चॉम्स्की का है। नोम चॉम्स्की का एक और कथन है कि भाषा जो है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये क्षमता पहले ही होती है, ठीक है, जन्मजात होती है।
किसी भाषा स्वरूप के साथ बच्चा कभी नहीं पैदा होता। जिस एटमॉस्फेयर में बच्चा रहता है, उस एटमॉस्फेयर में रह करके धीरे 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 वो अपनी अधिगम को मजबूत करता है, अपनी अधिगम स्किल्स को बढ़ाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो, और जितना बच्चे गलती करेंगे फिर सीखेंगे, गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, ये इसी से जुड़ा हुआ है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की बहुलता वाले कक्षा में टीचर को कक्षा भाषा शिक्षक में किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए ताकि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिले। तो भाषा बहुलता का मतलब यही होता है कि एक भाषा के संबंध में बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है लैंग्वेजेस हों। अब आप एक कक्षा में हैं, टीचर हैं, एक क्लासरूम है जहाँ पे विविध भाषी जो है बच्चे पढ़ते हैं क्लासरूम में, विविध भाषी बच्चे बच्चे और दूसरी पॉइंट ये भी है कि समावेशी क्लासरूम है जहाँ पे अनेक धर्म जाति और इन सब को जो है एक समान रूप से देखते हुए सबको एक ही क्लास में पढ़ाना है। एक हमारा तो टारगेट भाषा है, वो जो हमें लेके चलना है कि भैया हमें जो है बच्चों को ये सिखाना है, साइंस सिखाना है, लेकिन इन सब की समानताओं का असमानताओं का ध्यान रखते हुए कि भैया ये हिंदी बोलता है, ये अंग्रेजी बोलता है, ये हिंदी अच्छे तरीके से बोलता है, ये अंग्रेजी अच्छे से बोलता है, तो इन सबको एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना होगा। तो यही भाषा बहुलता का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर को क्या करना होगा, एकल भाषा नीति का अपनाना होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, एकल भाषा नीति बहुभाषिता के जो है लक्षण को जो है बिल्कुल गलत का साबित कर देगा। तो एकल भाषा नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर एक भाषा ही अपनाई जाएगी, मान लीजिए आपने सोचा कि हिंदी ही केवल बोलेंगे, तो भाई पंजाबी और उर्दू और ये सब बोलने वालों को क्या होगा? तो एकल भाषा नहीं, बहुभाषिता को प्रोत्साहन देना और भाषाई पूर्वाग्रहों को दूर करना। भाषाई पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि हमारी हिंदी ही सर्वश्रेष्ठ है, संस्कृत भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ टाइप के लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि संस्कृत में आने वाले समय में कोडिंग लिखी जाती है, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है ना, उसके पहले कोई भाषा ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहते हैं, तो ये भाषाई जो पूर्वाग्रह है इसको अपने दिमाग से निकालते हुए चलना है। ठीक है, हर भाषा का सम्मान करना चाहिए और हर भाषा की अपनी एक कहानी है, इस बात को भी मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन के बीच संबंध क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन भाषा के संबंध में पूछा जा रहा है तो वाइगोत्स्की का ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि भाषा और चिंतन को वाइगोत्स्की ने एक ही माना, मतलब एक दूसरे से संबंधित माना है। मतलब भाषा के बगैर चिंतन का विकास नहीं होगा, चिंतन के बगैर भाषा का विकास नहीं होगा। तो इन दोनों को इन्होंने एक रूप मानते हुए जो है अपनी आगे की जो है रणनीति को डिसाइड करने की बात कही है। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, तो भाषा जो है चिंतन का माध्यम है और सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पे डी होगा। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भाषाई बुद्धि का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो देखिए, गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो एक मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत दिया था। इसके तहत गार्डनर ने जो है 8 प्रकार की विलक्षण योग्यताओं के बारे में डिफाइन किया था, कि 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। एक व्यक्ति में एक से अधिक बुद्धि हो सकती है, इस रूप में इन्होंने ये बात कही थी। 8 प्रकार की बुद्धियां कौन सी थी? तो इन्होंने बताया कि भाई कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई जो है नेचर के प्रति अच्छा हो सकता है, कोई दूसरे की भावनाओं को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई स्वयं के विचारों को अच्छे से समझ सकता है, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इन्होंने उपदेश दिए, है ना। तो इसकी बात, कोई खाली स्थान को समझने में अच्छा हो सकता है कि भाई जो आर्किटेक्ट होते हैं एक खाली पेज दे दीजिए, और कुछ लोग बहुत ही अच्छा क्रिएटिव चीज़ है तो क्रिएटिव माइंडेड हो गया, है ना। कोई किसी लोगों की किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे रनिंग में, दौड़ में, ये सारी चीज़ें भी हो सकता है ना। कुछ लोगों में भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर इतनी अच्छी पकड़ होती है भाषा में, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, इतनी अच्छी शायरी लिखते हैं, इतनी अच्छी कहानियाँ लिख देते हैं, ये भाषाई पकड़ में। तो कुछ इस प्रकार से 8 प्रकार की बुद्धियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को याद रखिएगा। आंसर जो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर भाषाई बुद्धि की बात करें तो यहाँ पे एक आती है जहाँ पे लोगों को भाषा के संबंध में क्या होता है कि जो कहानियाँ लिखते हैं ना, कहानियाँ लिखते हैं, शेर व शायरी लिखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, ये भाषाई बुद्धि के संदर्भ में आती है। अब ये बुद्धि का विकास कैसे होता है? तो यहाँ निर्माण की अगर हम प्रक्रिया बात करें कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, मैंने बार बार कहा है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इनकी परस्पर क्रिया का ही परिणाम है जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक कारक और पर्यावरणीय अंतःक्रियाओं से भाषा का अधिगम होता है। तो समाज में रह करके आप भाषा का डेवलपमेंट करते हैं और आसपास का माहौल कैसा है,
उसके पर्यावरण में मतलब आप पास के इन्वायरमेंट में रह करके आप अपनी जो है भाषा का तो और बेहतर करते हो और टारगेट भाषा को भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। कई बार होता है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अब उनके संपर्क में आके आप अपने जो है नई भाषा का सीखने का कोशिश करते हैं कि आप यार मेरा भाई दोस्त बोलता है अंग्रेजी, इसके साथ रह रह करके मैं भी अंग्रेजी बोलने लगा हूँ, ऐसे जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। स्टनबर्ग की त्रिकोणीय बुद्धि सिद्धांत में भाषा शिक्षण में रचनात्मक बुद्धि की क्या भूमिका है? तो स्टनबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, और इसके तहत जो रचनात्मक बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया, उसका मतलब ही है, देखिए क्रिएटिविटी का संबंध यही है कि नई परिस्थितियों में आप अपनी भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये आंसर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, क्रिएटिविटी, रचनात्मक बुद्धि क्या होती है? कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता। तो नई परिस्थितियों में आप उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए एक इस भाषा के संबंध से अगर ना देखें तो दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि मान लीजिए नई परिस्थिति है, तो मैंने आपको एकदम से आप एक आर्टिस्ट हैं, आर्ट बनाते हैं, फिर मैंने आपको कहा, एक नई परिस्थितियां मौजूद करी कि भाई यार ऐसा करो, कुछ ऐसा आर्ट बनाओ कि एक जो है वो अलग तरीके का दिखे, है ना, और उसमें जो है उसमें प्रकृति का भी जो है चित्रण मिल जाए, उसमें जो है नेचर का भी हो, उसमें जो है सौंदर्य भी दिखे, उसमें सारी चीज। तो इस तरीके, तो नई परिस्थितियों में आप उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं उस बुद्धि का, ये बात होती है रचनात्मक बुद्धि। अब यहाँ पे भाषा के संदर्भ में पूछा रहा था, भाषा का कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ आ गया आंसर ऑप्शन बी। सीडीपी में होता तो ये भाषा शब्द हटा करके नई परिस्थितियों में जो है अपनी बुद्धि का कैसे प्रयोग करना है, ये जो है रचनात्मक बुद्धि कहलाता है। ठीक है, या फिर नई परिस्थितियों में कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता को रचनात्मक बुद्धि के रूप में डिफाइन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से भाषा का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए एज अ टीचर जो है लैंगिक समावेशी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे उदाहरणों का चयन करना चाहिए। अब लैंगिक समावेशी भाषा क्या हो सकती है? जहाँ पे लड़का लड़की की भेद वाली बातें ना करो। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि सबको ये बताओ कि भैया लड़का और लड़की सब समान है और उनके कार्य को कोई चुनिंदा कार्य नहीं होते। आप लड़कियां भी स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, लड़कियां भी जो है क्रिकेट खेल सकती हैं, लड़कियां भी और कार्य कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, प्लेन उड़ा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। वैसी प्रकार से लड़के घर का काम भी कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, ऑफिस का भी काम कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, है ना, घर के बाहर रंगोली भी लगा सकते हैं, कुछ घर का डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो ये संवेशी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि देखिए देश में जो है अच्छी क्रिकेटर्स कौन सी हुई हैं, लेडीज़ के तौर पे देखा जाए, है ना, कुछ अंतरिक्ष में जाने वाली कुछ महिलाओं के नाम भी बता सकते हैं आप, है ना, या फिर पहली आईपीएस किरण बेदी का नाम बता सकते हैं, या आज के समय में राष्ट्रपति हैं उनके नाम बता सकते हैं। तो सबको जो है एक आदर्श रूप में जो है उदाहरण पेश करके हम जो है लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, समाज निर्माण में भाषा कैसे लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है और इसे भाषा पेडागोजी में कैसे संबोधित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए 8वें का आंसर है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं ऐसी कौन सी चीज़ें। तो यहाँ पे बस इतना ही देखना है। तो यहाँ पे देखिए लैंगिक तटस्थ शब्दों का उपयोग न करके, 8वें का, या फिर केवल हटा दो, तुरंत ही हटा दो, पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशील सामग्री शामिल करके और चर्चा को प्रोत्साहित करके। आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, बाकी यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषा किसकी अनुशंसा करता है? तो मातृभाषा आधारित बहुभाषा किसकी अनुशंसा करता है? तो 9वें का आंसर देखिए यहाँ पे, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम से और घर की भाषा में होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करेंगे? मतलब आप बता रहे हो कि केवल यही भाषा का ही अध्ययन करेंगे? नहीं, सभी बच्चों को विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में होना चाहिए या घर की जो है भाषा में शुरू होने चाहिए। तो जो भी एजुकेशन होता है, आप स्कूल आते हैं पहली बार जब 3 साल के हो जाते हैं, तो आपको जो शिक्षा है उसी मातृभाषा में ही प्रारंभ करनी चाहिए जो उस वहाँ की मातृभाषा है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आते ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो या आप जर्मन बोलना शुरू कर दो या पंजाबी बोलना शुरू कर दो, ये नहीं। उनकी मातृभाषा का सम्मान करते हो उनकी और धीरे धीरे आप जो है टारगेट भाषा या लक्ष्य भाषा की ओर बढ़ेंगे। तो आंसर यहाँ पे होगा सी। कुछ भी इसमें कठिन जैसा क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो,
या समझने में दिक्कत हो या मेरे पढ़ाने में से कोई समस्या हो कि सर आप कुछ इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो कुछ चेंजेस करिए इस तरीके, तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उस जो है तरीक़ों को जो है आजमाऊंगा, मैं दूसरे तरीके से जो है आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मुझे भी जो है आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा जब आप मुझे कुछ जो है बताएंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ जो है पढ़ने का लक्षण नहीं है, पठन का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, तो घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना ये समझ के साथ पठन का लक्षण है। अब तक पढ़ी हुई सामग्री का जो भी आपने पढ़ा है उसका मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, जो भी आपने पढ़ा उसका सोचना कि क्या है, इसका सार क्या निकला, इस कहानी का सार क्या है, इस कहानी का मुख्य जो है केंद्र क्या है, इस चीज को सोचना। तो ये बिल्कुल समझ के साथ कौशल को बढ़ावा देता है। विषय वस्तु को आगे का अनुमान लगाना, जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं इसके आगे का अनुमान लगाना कि इसके आगे की क्या कहानी हो सकती है, स्टोरी क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत है वो अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक जो है विभिन्नताओं के कारण भाषा अधिगम में उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें, इसको दूर करने की अगर सही बात करें तो यहाँ पे आंसर होगा मानकीकृत परीक्षणों का निर्भर करना। यहाँ पे नहीं, विद्यार्थियों के सीखने की जो है डिफरेंट टाइप जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उसको पहचानना और अनुकूलित गतिविधियां उससे रिलेटेड आयोजित कराना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। जिन लोगों ने बी जो है लगाया वो सभी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? देखिए मैं ऑलरेडी एक मूल्यांकन के संबंध में टॉपिक कंप्लीट रूप में दे चुका हूं और उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना चाहिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बच्चों की कमियां जानने के लिए किया जाता है। तो आमतौर पर देखिए, आमतौर पर आप अगर किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं तो आप जब स्कूल वाले जो है सिलेबस देते हैं, टेस्ट का सिलेबस देते हैं कि हाँ, चाहे वो प्री स्कूल ही क्यों ना हो, जब सिलेबस देते हैं तो कहते हैं कि जब आपका जो है 4 दिन बाद जो है आपके एग्जाम होंगे तो उसको सिलेबस नहीं लिखते, वहाँ पे लिखते हैं स्कूल का नाम और उसके नीचे लिख देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब हम बच्चे का इस सिलेबस के आधार पे हम मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे में क्या कमियां हैं, रह गई हैं और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना, मतलब एक तरीके से सिलेबस प्रदान करना, एक तरीके से। समझ गए? यहाँ पे बात समझ गए? बहुत ही एक समान सा क्वेश्चन था और आप इस बात को समझ गए होंगे। इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि मूल्यांकन से क्वेश्चन आपको 1, 2, 3 तक मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के जेड पीढ़ी के समान है? अब क्रेशन एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम पूरा है स्टीफन क्रेशन। अच्छा, हिंदी पेडागॉजी में इनका नाम देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपने ज़्यादातर जो है जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सीटेट में उन्होंने कभी क्रेशन का नाम नहीं जिक्र किया होगा अपने पेपर में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ऐसा है कि क्रेशन का नाम ही केवल काफ़ी है, इतना ही बहुत है। क्रेशन के वाली जो यहाँ पे आंसर जो जेडपीडी के समान है उसे कहते हैं निवेश परिकल्पना, यहाँ इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जो है हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें यह क्या होता है कि इन्होंने प्रस्तावित किया था कि अधिगम क्या होता है कि निवेश परिकल्पना का मतलब होता है अधिगम थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण देना चाहिए। हम जब भी अधिगम की प्रक्रिया में जब कार्य देते हैं तो हमें थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण देना चाहिए ताकि जो है बच्चे का जो इनपुट है वो थोड़ा सा उसके सीखने के स्तर को ऊंचा करे। ये इनपुट जो है चीज़ों को ऊपर उठाता है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, भाषा अधिगम में संवेदनशील काल जो है किस आयु से संबंधित है? तो देखिए संवेदनशीलता का मतलब है यहाँ पे जो देखिए एक तो संवेदी प्रेरक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था जहाँ पे बच्चा है ना सिर्फ केवल जो है बच्चा केवल जो है बच्चा सिर्फ केवल जो है अपने सेंसस से सीखता है। ठीक है, तो ये जो होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। इसके बाद की जो अवस्था आती है वो बाल्यावस्था आती है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कह सकते हैं इसे, कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। और ये क्या होता है? तो ये 0 से 2 से जो है 6 वर्ष 7 वर्ष तक की होती है। तो ये जो शुरुआती जो दौर होता है बच्चे का, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये भाषा अधिगम के संबंध में बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए।
आगमन विधि में भाषा शिक्षण कैसे होता है? तो आगमन विधि और दो निगमन विधि, ये दो जो है अच्छे से याद कर लेना। एक पॉइंट केवल चाहिए आपको। आगमन विधि का संबंध है उदाहरण से नियम की ओर ले जाना, और निगमन विधि का संबंध है नियम से जो है उदाहरण की तरफ ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब आगमन विधि के तौर पे हम बच्चों को पहले उदाहरण पेश करेंगे। कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पहले उदाहरण बताएंगे, थोड़ा क्रिएटिविटी तरीके से उदाहरण बता देंगे, है ना। और उसके बाद जो है हम बच्चों को उस संबंध में नियम बताएंगे। और अगर निगमन विधि की बात करें तो जस्ट अपोजिट, पहले जो है हम निगमन विधि में पहले हम जो है नियम, सूत्र, परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है निगमन विधि से, तो निगमन विधि कब अधिक प्रभावी होती है? तो निगमन विधि तब प्रभावी होती है जब जटिल व्याकरण नियमों को समझने में जहां स्पष्ट निर्देश आवश्यक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो जटिल व्याकरणिक नियमों को समझने में जो है निगमन विधि सबसे सहायक होती है, और प्रारंभिक जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के तौर पे आगमन विधि बेस्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड जो होती है बच्चों को, है ना, वो कौन सी विधि है? तो वो है आगमन विधि है। और यहाँ पे ये बड़े बच्चों के लिए है, जैसे हाई स्कूल, इंटर की बात कर लें, ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे पहले नियमों से जानकारी कराएंगे और फिर उसके बाद बच्चों को उदाहरण देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ गए। चलिए, सहयोगी अधिगम कोलैबोरेटिंग जो है लर्निंग विधि भाषा शिक्षण में कैसे लाभदायक है? तो कोलैबोरेटिंग सहयोगी अधिगम, जहाँ पे सहयोग से कार्य हो रहा हो और सहयोग से आदमी एक दूसरे के संपर्क में रह करके एक दूसरे से सीखता है कि भाई तू मुझे ये सिखा दे, मैं तुझे ये सिखा दूंगा, अरे ये तूने ये कैसे किया, भाई तुमने ये कैसे किया, मुझे भी बताना। तो ये होता है एक सहयोगी अधिगम, कोलैबोरेटिंग। तो यहाँ पे व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है, यहाँ पे केवल टीचर केंद्र में नहीं होता है, यहाँ पे समूह अंतःक्रिया से भाषा कौशल का विकास होता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो सहयोगी अधिगम संबंधित है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है अंतःक्रिया का जो है परिणाम होता है, इसी के जो है परिणाम होता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। एक समुदाय विशेष में बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। ये किस प्रकार का उदाहरण है? अब देखिए, एक समाज में जहाँ पे बहुभाषिता अलाउ है, जहाँ पे बहुभाषी बच्चे हैं, बहुभाषी लोग रहते हैं, हर किसी की अपनी अपनी भाषा है, हर किसी की भाषा। जैसे मान लीजिए, अब हम लोग मान लीजिए खाना बोलते हैं, है ना, तो खाना को जो है फूड कहते हैं इंग्लिश में। और मैं आपको बताऊं, जैसे जिस गांव से मैं आता हूं उस गांव में खाना को बोलते हैं चबेना, चबेना, है ना, तो चबेना बोलते हैं। तो कई बार होता है ना कि चलो खाना खा लो, मतलब चलो चबेना लाए हो, खाना खा लो, चबेना लाए चलो खा लो, इस तरीके से सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये जो होता है ये सामाजिक भाषिक चर आता है। आंसर हो गया ऑप्शन, यहाँ पे भाषिक बात हो रही तो भाषिक ही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजिंग वाला नहीं था, आंसर लगाने वाला बहुत आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक लड़की जो है, एक बच्चे 7 महीने की है और वह जो है अब कुछ इस प्रकार की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, मतलब थोड़े से ऐसे इस तरीके से। तो ये किस तरीके की भाषा को संप्रेषित कर रही है? तो कूजन और भाषिक वाक तो हो नहीं सकता, ध्वनिग्राम भी नहीं है, यहाँ पे इसे कहते हैं बबलाना, या फिर हम इंग्लिश में बात करें बबलिंग। ठीक है, अब बबलिंग का प्रयोग क्या होता है? शुरुआत में जो है बच्चे जो है इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा सीखने का प्रारंभिक चरण कह सकते हैं। इससे जो है भाषा को विकसित करने में बच्चे को जो है मदद मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, और ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर या उससे पहले के जो है ईयर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ है ये है कि बच्चों की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकसित करने में हमें मदद मिलती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए आपको एक 100% जो है रिसर्च की बात बताता हूँ। इस देश में मान लीजिए 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं, शुरुआत में पहले स्कूल में जाते हैं। ठीक है, इन 2 करोड़ में से कम नहीं तो 80% बच्चे आगे तक जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। गाँव की बात कर रहा हूँ, आगे की एजुकेशन छोड़ देते हैं। इनमें से 2 करोड़ बच्चों में से मैं आपको बता दूं कि आगे इंजीनियरिंग, है ना, कुछ हायर एजुकेशन जो होती है ना, तो इंजीनियरिंग हो गया, MBA हो गया, MCA, BCA, ये जैसे कॉलेजेस में इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाते क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी वो हिंदी थी।
और उनकी मातृभाषा हिंदी थी और ये पढ़ाई हो रही है पूरी की पूरी इंग्लिश में, इसलिए वो पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। कई बच्चे तो अपनी जान तक दे देते हैं। आईआईटी में जाइए, मैं आपको एक सच बताता हूँ, मैं इंजीनियरिंग का छात्र था और मेरे कॉलेज में एक लड़का जो कि बेचारा गांव से था, मेरे जो है सामने के रूम में रहता था, ठीक है। और फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात बता रहा हूँ, जो मैं पहली बार ही अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था। तब वो बच्चा गांव से था, उसकी भाषा पूरी गांव की थी, वो बड़ा डिफरेंट टाइप का था, बड़ा अच्छा लड़का था, सीधा साधा। लेकिन वो उसका मतलब उसके पढ़ाई का इतना प्रेशर था उसके ऊपर, और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे का पूरा इंग्लिश में ही, कॉपी किताबें इंग्लिश में, न्यूज़पेपर भी इंग्लिश में, टीचर भी बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वो उस चीज़ को झेल ही नहीं पाया। और 4-5 महीने जब उसका एग्ज़ाम हुआ, तो वो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट ख़राब हुआ, तो वो जो है मतलब टेंटा हो गया, है ना। तो ये चीज़ हुई, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मातृभाषा में शिक्षा हो तो ध्यान रखिए कि हमारे देश में इंजीनियर की संख्या भी बढ़ जाए, बीसीए एमसीए करने वालों की संख्या बढ़ जाए। इसलिए कहते हैं मातृभाषा में अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से विकसित हो, क्योंकि उसमें मातृभाषा में पकड़ है उसकी। अब चाइना में थोड़ी ना इंग्लिश बोली जाती है, जर्मन में थोड़ी ना। अब मेरा दोस्त जर्मन गया था, तो उसे एयरपोर्ट में ही इनाग्रेशन के जो है उसको तो जो है चेकिंग के दौरान जो है उसको चेक करने की कोशिश की गई। तो वो ये बात अपना समझाते समझाते भी उसको बड़ी मुश्किल हो गई कि जो है मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ काम से आया हूँ, इस तरीके से, है ना। वहाँ के जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उन तक को जो है कंप्लीट रूप में इंग्लिश नहीं आती थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग सब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कराते हैं, सब कुछ उनका मातृभाषा में होता है, और हमारे यहाँ जो है मिक्सिंग सब चलती है। तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। चल, हिंदी शिक्षण में कहानी सुनाने का जो उद्देश्य क्या है? तो हिंदी शिक्षण में कहानी सुनाने का जो उद्देश्य होता है, ये बच्चे की मनोरंजन करना नहीं होता, केवल समय बिताना नहीं, बल्कि ये बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और नैतिक शिक्षा का विकास करना होता है। कहानियों के माध्यम से बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती है। कहानी को आधे अधूरे पे छोड़ दीजिए, फिर बोलिए कि बच्चे को कि बेटा आप इसके आगे की कहानी बना के दिखाओ, या फिर एक कहानी सुनाइए, कल पुनः जो है आप उससे फिर से वही कहानी सुनिए। तो उसके ये आमतौर पे कहानी जो सुनाना और सुनना, ये बच्चे के भाषा के अगर संदर्भ में बात करें तो भाषा विकास को भी बढ़ावा देता है, बच्चे के चिंतन जो है, तर्क करने की क्षमता को भी बढ़ाता है ना। और नैतिक शिक्षा का तो विकास होता है ये भाषा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ठीक। और हम आजकल जो कहानियाँ तो सुनते हैं, ये सब कहानियाँ राम रामायण और ये जब बुक्स पढ़ते हैं, तो ये इससे हमारे पढ़ाने का मूल उद्देश्य होता है हमारे अंदर जो है जातक कथाओं का मूल उद्देश्य है, ताकि हमारे अंदर नैतिकता की बात जो है बनी रहे, है ना। इन किताबों का हम आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं इसी वजह से, ठीक। यहाँ पे बात समझ गए। भाषा सिखाने में बालक का पूर्व ज्ञान जो है उपयोगी होता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, अगर ये पूर्व ज्ञान की बात कर रहा है तो यहाँ पे 22वें का जो आंसर है ये निर्माणवादी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, प्रोत्साहनवादी नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, अभिकल्पन सिद्धांत भी नहीं, ये निर्माणवादी सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। यदि छात्र किताब की बात पढ़ता है तो किस समस्या से प्रेरित है या किस समस्या का संकेत है? तो वो शब्दों को गलत पढ़ रहा है, तो एक तरीके से उसको हम पठन दोष कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो शब्दों को पढ़ रहा है तो पठन दोष है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा और उसका ज्ञान स्तर बढ़ेगा, वोकैब जब डेवलप होगी, शब्द भंडार बढ़ेंगे, तो इस शब्दों को जो है अपने आप वो ठीक कर लेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बच्चे को, ऐसा नहीं कि शुरुआत में पढ़े तो डंडा लेके मारने लगो, ठीक है। भाषा अधिगम में त्रुटि सुधार की सबसे उचित प्रक्रिया क्या है? तो गलती सुधारने की सबसे बेहतर प्रक्रिया यह है कि उसे तुरंत रोककर सुधार देना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, या छात्र बच्चे को स्वयं सुधारने का पूरा अवसर देना चाहिए। समय टेकिंग होता है, ज़्यादा समय लेता है, लेकिन बच्चों के सुधार की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि उसे स्वयं से सुधारने का मौका दीजिए, उसके अपनी गलतियों को पहचानने का मौका दीजिए, और फिर पहचानने के बाद उस गलती में सही उत्तर जो है जोड़ने का मौका दीजिए। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। यदि किसी बच्चे की भाषा, घर पर बोली जाने वाली भाषा और विद्यालय की भाषा अलग है तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो घर पर बोली जाने वाली भाषा का संबंध है मातृभाषा से, विद्यालय की भाषा का संबंध है किसी एक टारगेट भाषा से, क्योंकि भैया स्कूल की कोई एक भाषा तो होती नहीं है, उसका एक लक्ष्य होता है कि भैया हमारे स्कूल की भाषा इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हम इंग्लिश ही पढ़ाएंगे,
ये जर्मन स्कूल है, यहाँ पे जर्मन भाषी बच्चे पढ़ते हैं। आपको अगर जर्मनी सीखना है तो आप यहाँ पे आइए, लेकिन दूसरे की भाषा का सम्मान करना पड़ेगा। तो यही पे यहाँ पे देखें, तो दोनों भाषाओं के बीच में हम ब्रिज का कार्य करेंगे। मातृभाषा का भी प्रयोग करेंगे बच्चों को, ताकि जो है उनको ऐसा ना लगे कि वो कहाँ आ गए हैं, और विद्यालय की भाषा का तो हमें प्रयोग करना ही करना है। तो दोनों के बीच में हम सेतु बनाएंगे, दोनों के बीच में हम जो है तालमेल बिठाते हुए एक दूसरे के साथ जो है संपर्क साधेंगे, मतलब बच्चों का संपर्क साधवाएंगे और एक दूसरे की भाषा का ज्ञान करवाएंगे, और जो है इससे बच्चों के वोकैब जो है डेवलप होती है और सोचने की क्षमता भी डेवलप होती है। भैया जब बच्चा जो है जानेगा कि मैंगो को आम भी कहते हैं, अच्छा दिस इज आम, ऐसे अंग्रेज तो बोलेगा ना, तो उसकी कहीं ना कहीं एक भाषा हो रही है, डेवलप हो रही है, और वो आपको अपनी भाषा में कुछ चीज़ें और बताएगा। तो हमारा वोकैब डेवलप होता है और हमारे शब्द भंडार बढ़ता है, और जितना ज़्यादा हमारा शब्द भंडार उतना ही हमारा आईक्यू भी बेस्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे जो है द्विभाषी होते हैं, या जिनको बच्चों को दो भाषा से अधिक जो है भाषाओं का ज्ञान होता है, उनका आईक्यू बेहतर होता है। ठीक है, ये रिसर्च बताती है। तो ये उसी आधार पर आंसर दिया गया है। ठीक है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो वही चीज, मूल्यांकन का वही है, बच्चों की अधिगम की प्रगति को जानना, पहचानना और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। यदि आप जो है हिंदी के टीचर हैं और आपकी एक नियुक्ति जो है पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में हुई है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने आप गए हो प्राथमिक स्कूल में, है ना, और वो भी पंजाब में, और लेकिन आप तो हिंदी बोलते हैं, तो आप स्थायी भाषा नहीं जानते, तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। भैया आप गए हो वहाँ पे पढ़ाने और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं 100, और आप कहोगे कि तुम हिंदी सीखो, बल्कि जो है किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन देंगे, या फिर बच्चों को भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना और शिक्षण प्रारंभ कर देना। और यहाँ तक कि चूंकि आपकी नियुक्ति पंजाब में हुई, तो आपको उनकी भाषा का भी ज्ञान जो है लेना पड़ेगा, मतलब आपको उनकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। अपनी भाषा और उनकी भाषा के बीच में एक जो है ब्रिज जो है बनाइए, उनकी भाषा से भी परिचय होइए करिए, और अपनी भाषा से भी उनको परिचय कराइए। ये मूल उद्देश्य होता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम जो है अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब देखिए, निगमनात्मक उपागम या फिर जो है आगमन विधि और निगमन विधि, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप कोई भी टॉपिक, चाहे व्याकरण पढ़ा रहे हो, अगर व्याकरण पढ़ा रहे हो और निगमन विधि से पढ़ा रहे हो, तो हमें सबसे पहले हमें नियम प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उसके बाद हमें उदाहरण देने चाहिए। तो ये जो विधि है नियम से उदाहरण की ओर जाती है। अगर यहाँ पे ना है तो यहाँ पे भी ना है, इस बात से आप याद रख सकते हैं। तो निगमन में पहले नियम आएगा और क्या बोलते हैं उदाहरण, आगमन विधि जहाँ पे पहले ऊ आता है, फिर ऐसे लिखते हो ना, तो आगमन में उदाहरण में आ जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो जाते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा जो है हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज का जो वीडियो का जो है टारगेट है वो है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मोटिवेट होकर के जो है आपको सीटेट से संबंध में जो है वीडियोस देते रहें। आप चाहें तो आप हमें कमेंट करके आप किसी अन्य जो है टॉपिक पे भी हमसे वीडियो बनवा सकते हैं। हम आपके लिए पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस आधारित जो है आपको वीडियोस टॉपिक्स जो है सब कुछ कवर कर देंगे, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और मैं डेली आपके लिए इसी चैनल पे जो है मिलूंगा, और मैं डेली आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस देता रहूँगा। धन्यवाद।